एमक्यू कोचिंग की ये हम देखते हैं एमक्यू ब्लू बुकलेट, जिसमें आपको 2 अंकीय, 2, 3 और 4 अंकीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे कक्षा 10वीं और सामाजिक विज्ञान। तो इसमें मिलेंगे आपको प्रश्न और उत्तर देखने को आपको मिलेंगे। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। अपना अर्थशास्त्र, ये देखिए अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास और भूगोल के प्रश्न उत्तर अपन देख लेते हैं। तो ये रहेगा इसका अपना सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र का विकास वाला, विकास का अध्याय, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था विकास हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर देखेंगे हम राजनीति, इतिहास और भूगोल का। तो चलिए आज अपन देख लेते हैं इसके आगे। ये सारा अपना सिलेबस है, इसमें और जूम करके दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है, ये देखिए, ये सभी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे और ये बुकलेट आपको ऑफलाइन मिल सकती है, ये बुकलेट आपको ऑफलाइन मिल जाएगी। अर्थशास्त्र के शुरू करते हैं। इसमें क्या रहेगा अपना अर्थशास्त्र का, ये विकास वाला अध्याय शुरू करते हैं। विकास, 2 अंकीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न है आपके सामने। इसमें देखते हैं ये विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो विकास की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, पहला, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। ठीक है, विकास लक्ष्य सभी के लिए अलग अलग होते हैं। विकास के लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। तो विकास के ऐसे कोई फिक्स लक्ष्य नहीं होते, सभी सभी व्यक्तियों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी जैसा व्यक्ति होगा सभी क्षेत्रों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। तो अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ ये पूछा जाता है कि विकास का अर्थ होता है बढ़ना, और इसमें क्या होता है, ये समग्र और प्रगतिशील होता है। विकास का सीधा सा मतलब क्या होता है, बढ़ना ही होता है। पर विकास का मतलब ये होता है कि सीधा ही बढ़ते जाओ, तो इधर भी बढ़ना होता है, इधर भी बढ़ना होता है, दोनों साइड बढ़ना होता है। तो समग्र प्रगतिशील होता है, समग्र विकास होता है। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो इसमें रहेगा अपना तीसरा, विकास के महत्व। विकास के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं। तो विकास के महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएंगे, आय में वृद्धि होनी चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और दूसरों से आदर भी तो मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी आय में वृद्धि होगी, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, स्वतंत्रता होगी, उसको सुरक्षा मिलेगी और दूसरों से आदर भी प्राप्त होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये है अपना 4 नंबर वाला। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश और निम्न आय वाले देशों के मानक क्या होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है। तो देख लेते हैं अब आगे। तो इसमें अपना आ जाएगा विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट देखने को मिलेगी। इनके अनुसार 2019 में प्रति व्यक्ति आय $, कितनी, 49,300 प्रति वर्ष। $, में अगर किसी की आय इतनी है 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उसे क्या कहना जाएगा, समृद्ध देश माना जाएगा। ठीक है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $, 2,500 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें क्या निम्न आय वाला देश माना जाएगा। तो अधिक समृद्ध देश किसको माना जाएगा, अधिक समृद्ध, $, में कितनी होनी चाहिए, 49,300 प्रति वर्ष, मतलब एक साल की उसकी 49,300 प्रति वर्ष होनी चाहिए क्या आय, और अगर 2,500 से कम है तो उसको निम्न आय वाला देश माना जाएगा। तो अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अगर कोई देश विकसित है या विकासशील है तो उसके आधार क्या क्या होंगे। तो किसी देश का विकास उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, वहाँ की औसत साक्षरता हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। तो अगर कोई देश विकसित है या विकासशील है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय देखी जाएगी, वहाँ की साक्षरता दर देखी जाएगी, सुरक्षा सुविधाएं देखी जाएंगी। तो इनके आधार पर ही इसको निर्धारित किया जाता है। तो अगला देखते हैं छठवा। इसमें देखो, मानव विकास सूचकांक क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
देशों की तुलना हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, ये याद रखने वाली है कि किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, और प्रकाशित भी किया जाता है, और जीवन सूचकांक मानव विकास सूचकांक होता है। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसमें क्या रहता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ज्ञान की पहुंच और प्रति व्यक्ति आय के संकेत सांख्यिकी रूप में प्राप्त होते हैं। सांख्यिकी के रूप में हमको देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या रहता है इसमें, जीवन की प्रत्याशा, शिक्षा, ज्ञान की पहुंच, प्रति व्यक्ति आय के संकेत का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक होता है। तो एक बार और देख लेते हैं। देशों की तुलना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है और इसको प्रकाशित भी किया जाता है। जीवन सूचकांक मानव सूचकांक ही होता है और इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ज्ञान की पहुंच, प्रति व्यक्ति आय के संकेत और सांख्यिक समग्र सूचकांक देखने को मिलता है। तो चलिए अगला देखते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो केरल में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, शिक्षा की मौलिक सुविधाएं भी अच्छी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए वहाँ की शिशु मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है। केरल स्वास्थ्य शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए वहाँ पे क्या है, शिशु मृत्यु दर कम होती है। अब शिशु मृत्यु दर क्या होती है, 1000 बच्चों पर जन्मे बच्चों पर जो जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, अगला प्रश्न देखिए। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, विकास के लक्ष्य क्यों रखा जाता है। तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, सिर्फ विकास के लक्ष्यों को क्यों रखा जाता है। तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जितने बच्चे मर जाएंगे ना उतने शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। मृत्यु दर, जितने बच्चे मरेंगे, कितने बच्चों में से, 1000 में से। यह आंकड़ा जितना कम होगा, जितने कम बच्चे मरेंगे उतना ही अच्छा होगा ना, विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। और इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की गुणवत्ता का पता चलता है। जितने कम बच्चे मरेंगे उतने ही क्या होंगे, वहां पे अच्छी रहेगी, ठीक है। इसलिए वहां की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी रहेंगी, इतनी ज्यादा अच्छी रहेंगी। तो अगला देखते हैं हम ये वाला। तो इसमें क्या है कि विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पर, तो सामान्यतः विभिन्न देशों की तुलना राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही होती है। सामान्यतः किस आधार पर, तो राष्ट्रीय आय के आधार पर। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, किसी भी देश में जो है जो लोगों की जो आय होती है उसको प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला आ जाएगा अपना ये यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। यूएनडीपी जो करता है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है। तो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उसमें मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। क्या क्या रहता है इसमें, एक तो लोगों की मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको याद। अगला देख लेते हैं। साक्षरता दर का क्या अभिप्राय होता है। साक्षरता दर क्या होती है, 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या है, साक्षरता दर कहलाती है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें क्या, भारत में कौन से राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और सबसे कम है। तो भारतीय राज्य हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक, पर बिहार की आय क्या सबसे कम है। हरियाणा की क्या है, हरियाणा की सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा राज्य की सबसे अधिक है और बिहार की सबसे कम है। तो अगला देख लेते हैं। धारणीय विकास क्या होता है। धारणीय विकास से क्या आशय है, देश का आर्थिक विकास तो हो लेकिन पर्यावरण में किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, धारणीय विकास
कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं, देश के संसाधनों का उपयोग तो करें पर पर्यावरण को क्षति ना पहुँचाएँ, उसे क्यों कहेंगे, धान्य विकास कहेंगे। तो ये अपने अध्याय 2 शुरू हो गया है। अब अध्याय 2 की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन-कौन से हैं, तो इसका देख लेते हैं। 2 अंक के प्रश्न, सेवा क्षेत्रकों को परिभाषित कीजिए। तो तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में मदद करते हैं और इसमें संचार आ जाएगा, यातायात के साधन आ जाएँगे, भंडारण आ जाएगा, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन आदि सम्मिलित होते हैं। सेवा क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र ही होता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में इसको मदद करते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक में मदद करते हैं, उनमें संचार, यातायात के साधन, भंडारण, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन ये होते हैं। ये इसकी मदद करते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, कृषि हो गया, खेती हो गया, इनकी सबकी मदद करते हैं। तो अगला देख लेते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो प्राथमिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे उद्योग हो गया, कारखाना हो गया, विनिर्माण हो गया आदि। 16वां आ गया, तो निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? निजी क्षेत्र क्या होता है? परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, उसी को कहते हैं निजी क्षेत्र कहा जाता है। तो अगला देख लेते हैं। मनरेगा के उद्देश्यों को बताइए। मनरेगा का उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम की जरूरत है, उन्हें सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोष बताइए। असंगठित क्षेत्र के दोष क्या होते हैं? कर्मचारियों अथवा श्रमिकों को नियमित रोजगार नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में अवकाश या अन्य भत्ते नहीं मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र में क्या नहीं मिलता? कर्मचारियों को ना तो नियमित रोजगार मिलता है और ना ही इन क्षेत्रों में आवश्यक अवकाश भी नहीं मिलता और भत्ते भी नहीं मिलते। असंगठित क्षेत्र की परेशानियां, ये दोष होते हैं। अगला देख लेते हैं अपन। प्राथमिक क्षेत्रों से क्या आशा होता है? वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, ये कृषि के साथ साथ क्या आएगा? खनिज आ जाएगा, कृषि हो गया, खनिज हो गया, उद्योग, ये सब क्या रहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, जो कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ बताइए। संगठित क्षेत्र क्या है? संगठित क्षेत्र के दो लाभ बताइए। तो कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलता है, कर्मचारियों को अवकाश भी मिलते हैं, भत्ते भी मिलते हैं। संगठित क्षेत्र में तो सरकारी नौकरी, यही समझ लो। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। इसमें खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या होता है? खुली बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहाँ लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो उसको कहते हैं खुली बेरोजगारी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। भारत में छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में छिपी बेरोजगारी सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? यही अपन ने देखा था, कृषि हो गया, कृषि कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, खनिज हो गया, कृषि हो गया। ठीक है, लेकिन जितने भी प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जो कृषि होती है, कृषि आ गया, कृषि में ही क्या रहता है? काम तो करना चाहते हैं पर लोगों को क्या रहता है? काम भी मिलता है लेकिन कई सारे लोग एक ही खेत में काम करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम सभी लोग काम कर रहे हैं। अगर खेत एक कोई 6 बीघा का खेत है तो उसमें अगर लोग काम करेंगे तो एक व्यक्ति भी उसका कचरा पटा सकता है, पर उसको समय लगेगा। कचरे को मतलब हटा सकता है। लेकिन अगर उसमें 4 लोग लगा दिए जाएँ तो जल्दी काम हो जाएगा। पर उसमें क्या है, चारों को रोजगार मिल रहा है क्या? चारों को नहीं मिल रहा। एक व्यक्ति भी पूरा काम कर सकता है तो काम कितने लोग कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अगला देख लेते हैं अब। इसमें क्या हो जाएगा अपना? कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में? कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। 3 भाग होते हैं कार्य के आधार पर। अब देख लेते हैं, एक-एक देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। हम लोग पहले ही देख चुके हैं ऊपर, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र। अब देखते हैं हम
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान क्या है? वो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें देखें, सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देना और भविष्य में ऐसे कामों को वरीयता देना जिससे भूमि के उत्पादन में बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 में एक अधिनियम बना था। इसके तहत सरकार क्या करेगी, 100 दिन का रोजगार देगी। काम उपलब्ध न होने की स्थिति में इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगर काम नहीं होगा तो उसको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और ऐसे काम किए जाएंगे जिससे उत्पादन बढ़े, किसमें, कृषि क्षेत्र में उत्पादन हो, ग्रामीण क्षेत्र का क्या हो, विकास हो। इसलिए तो योजना चलाई गई है। तो अगला देख लेते हैं, शहरी विकास। शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के सुझाव दीजिए। शहरी क्षेत्रों में रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा पहले, फिर आसान शर्तों पर ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी, और क्या, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन देना होगा, अनावश्यक सरकारी नीतियों को और नियमों को कम करना होगा। तो इसमें देखो क्या रहता है, तो तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाओ, ठीक है, आसान शर्तों पर उनको ऋण उपलब्ध कराओ, तभी तो वो लोग कुछ शॉप वगैरह ये सब खोलेंगे, रोजगार मिलेगा। शिल्प उद्योग और सेवा शर्तों को प्रोत्साहन देना, सेवाओं को। शिल्प उद्योग मतलब क्या होता है, जो शिल्पकार होते हैं, मूर्ति बनाते हैं उनको, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको क्या लेना, बढ़ावा दो, तो होता है और रोजगार मिलेंगे, ठीक है। और जो सरकारी नीतियों में जो खामियां होती हैं उनको हटाकर उनको अच्छे से करो, और जल्दी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये जो होते हैं वो दे दो, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या मतलब होता है? तो अंत में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं, ऐसी वस्तु मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तु मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तथा ऐसी वस्तुएं जिनमें उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम बार उपयोग किया जाता है, इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, ये अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती में पता चल गया, देखो ऐसा रहता है, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण में या कच्चे माल के रूप में किया जाता है, वो हो गई प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है। ऐसी वस्तुएं ये क्या रहेंगी, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम बार उपयोग किया जाएगा, इन वस्तुओं को उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं कर सकते, इनको अंतिम वस्तुएं कहती हैं। तो फिर प्राथमिक वस्तुएं क्या होंगी? प्राथमिक वस्तुएं जो होती हैं कृषि पर आधारित जो होती है ना, वो वस्तुएं ही तो होती हैं। कौन सी? ऐसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, गेहूं हो गया, गेहूं क्या हो गया, प्राथमिक वस्तु हो गया। इससे हमने क्या बना दिया, आटा बना दिया। अब आटे से क्या बन जाएगा, ब्रेड बन जाएगा या फिर रोटी बन जाएगी। ये आटा क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु। आटा भी तो मिलता है बाजार में। गेहूं प्राथमिक हो गया, द्वितीयक में क्या, आटा आ जाएगा, और तृतीयक में क्या, ये मध्यवर्ती वस्तु बोल दो या द्वितीयक बोल दो। और ब्रेड या रोटी क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तु हो जाएगी। अब इसके बाद रोटी बन जाएगी, उसके बाद बेच सकते हैं क्या, नहीं बेच सकते, उसका तो उपभोग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है अंतिम वस्तु। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं? भारत में इसके मापन का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार इसका क्या करती है, मापन करती है। तो इसमें सीधा सा बात है कि किसी देश के भीतर जितना भी, या उस वर्ष में, एक वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा सभी क्षेत्रों में जितना भी उत्पादन होगा, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, जो वस्तुएं हैं उनका और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, उसी को क्या कहेंगे हम, जीडीपी में काउंट करते हैं। तो उस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार इसका मापन करती हैं, ठीक है। ये समझ गए? तो अगला देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या रहेगा, प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने एवं वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है, प्राथमिक क्षेत्र को, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। विनिर्माण उद्योग मतलब दूसरा द्वितीयक।
प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में तो क्या रहेगा, कुछ ये ऐसे कृषि में क्या होगा, गन्ने का उत्पादन होगा, ठीक है, और उद्योग क्या रहेंगे, तृतीय क्षेत्र में रहेंगे, उद्योग रहेंगे तृतीय में। प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन हो गया, द्वितीय क्षेत्र में क्या रहेगा, निर्माण उद्योग, तृतीय क्षेत्र में ये रहेगा। और जो सेवा क्षेत्र जो रहेगा, मतलब द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। सेवा क्षेत्र क्या करेगा, ऐसे कोई किसान गया इसमें उद्योग में गन्ने बेचेंगे तो उसके पैसे कहाँ आएंगे, बैंक में आएंगे, ठीक है। तो बैंकिंग क्या करेगी, उसकी मध्यस्थता का काम करेगा, इसको क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा का कार्य करता है। तो तृतीय क्षेत्र में ये आ जाता है। और ये भी तो है यातायात, यातायात भी आ जाएगा इसी में, यातायात बेचना पड़ेगा, भंडारण भी तो करना पड़ेगा ना उसको। तो तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर रहते हैं, किसी एक की भी अनुपस्थिति और अन्य दोनों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कहते हैं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्यों, देखो अगर किसी व्यक्ति ने गन्ने का उत्पादन किया, अब देखो देखो इसमें यदि किसी कोई व्यक्ति है वो गन्ने का उत्पादन करता है, गन्ने का उत्पादन करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गन्ना पहले उत्पादन करेगा, उसके बाद उसका क्या करेगा, परिवहन करेगा, परिवहन के बाद क्या करेगा, उसका भंडारण भी करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसको बेचना है, वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री पर ले जाना है। तो फैक्ट्री पर ले जाने के बाद जब बिक जाएगा, उसके बाद वो उसके जो पेमेंट है, पेमेंट कहाँ पे आएगा, उसके बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक उसको क्या सेवा देगा, किसकी सेवा देगा, उसको पेमेंट निकालने के लिए, बैंक उसको पेमेंट निकालने के लिए, पैसों को निकालने के लिए उसको सेवा दे रहा है। तो उसको बोलेंगे और क्या सेवा मिल रही है, यातायात भी तो मिल रहा है, यातायात भी तो सेवा हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या मिल रहा है, भंडारण, भंडारण भी तो सेवा हो गई। तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है और जो कि आवश्यक है। चलिए अगला देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर क्या होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहले देख लेते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र को देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा अपना, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है तथा द्वितीय उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उद्देश्य तो सेवा करना होता है और द्वितीय उद्देश्य होता है लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या लोक सत्ता द्वारा की जाती है, सरकार, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इनका प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन सरकार के ही हाथों में होता है, जबकि निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, मुख्य रूप से बाहरी और आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे इस्पात उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, स्टील उद्योग हो गया, ये सब बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इनको प्राइवेट हाथों में नहीं दिए जाते। रेलवे उद्योग होगा, ये भी तो उद्योग ही है, रेलवे भी सेवा क्षेत्र में आता है। जबकि निजी क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है, ठीक है। और क्या होता है, निजी क्षेत्र की स्थापना निजी व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा की जाती है। इनका प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन किसी गैर सरकारी संस्था या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। निजी, ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ये क्या है, गैर सरकारी है, ठीक है, ये निजी है। तो निजी क्षेत्र में मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग हो गए, बड़े बड़े उद्योग हो गए, ये भी निजी क्षेत्र में ही आते हैं। बस चीनी उद्योग है या है बड़ा, और भी कोई कई उद्योग हैं, ऐसे पेट्रोल डीजल हो गया, ये भी तो निजी क्षेत्र में ही आते हैं, पर इन पर नियंत्रण रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं 30 नंबर का, ये होगा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या होता है। तो संगठित क्षेत्र देख लेते हैं, इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार और सुरक्षा का लाभ मिलता है, ये 2 नंबर में रहता है, 3 नंबर में रहता है, ठीक है। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, कर्मचारियों को रोजगार मिलता है, सुरक्षा लाभ मिलता है, और इस क्षेत्र में कर्मचारियों से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। समय के अतिरिक्त काम करने पर इनको क्या मिलता है, अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है। आशा की जाती है अतिरिक्त भत्ता का, उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। और संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की सुविधा भी रहती है। संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों को भविष्य निधि सेवा, अनुदान, पेंशन, चिकित्सकीय सुविधा आदि प्राप्त होती हैं, ठीक है। और क्या मिलता है, और रोजगार सुरक्षित भी रहता है, रोजगार सुरक्षित रहता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम करने वालों को रोजगार व सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। काम करने वाले रोजगार व सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। और दूसरा हो जाएगा, नए क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता, अतिरिक्त वेतन भी नहीं मिलता। और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सवेतन अवकाश सुविधा नहीं रहती। और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार सुरक्षित नहीं होते और श्रमिकों को बिना किसी कारण के हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहीं तक देख लेते हैं, आपने 30 प्रश्न हो चुके हैं, इस श्रृंखला में अपने 30 प्रश्न हो चुके हैं। बाकी के
अगले पार्ट में देख लेंगे, और 30-35 उसमें देख लेंगे। इसमें 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले देखने को मिलते हैं। और ये अर्थशास्त्र के हैं, ये अपने अर्थशास्त्र के हो गए, ऐसे राजनीति के, इतिहास के, सभी के आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ब्लू बुकलेट है एम की कोचिंग की। और इससे पहले विज्ञान के भी अपन कई सारे वीडियो डाल चुके हैं, और विज्ञान के अभी और आगे भी आएंगे, जो कि अभी जो एग्जाम आने वाला है, अभी विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा 2025 बोर्ड परीक्षाओं, उनमें आपको इसमें देखने को कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखें और पढ़ें, और रोक रोक के आप रिपीट करके अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।